हेलो बच्चों, देव क्लासेस में स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज हम आपको केमिस्ट्री का सेट नंबर 7 एनपी देने जा रहे हैं। सेट नंबर आपको 7वां एनपी देने जा रहे हैं, क्लास 10th का रसायन विज्ञान खंड खा। अभी आपको बाकी के 6 सेट उपलब्ध हो चुके हैं। 7वां सेट है 2020 का, ये लास्ट सेट है। आपको सारे सात के साथ सातों सेट हो जाएंगे। फिजिक्स के भी आपके हो चुके हैं सारे सेट 7 पूरे। चलिए, इसमें सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 5वां का बहुविकल्पी, जो कि 3 पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, इसमें से ये पूछ देख रहा है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है ये कह रहा है। पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा राइट आंसर? हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। बाकी के क्या है? अपघट्य है। ये नहीं है पूछ रहा है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? विद्युत अपघट्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उदासीन घोलने के लिए असत्य है? यानी उदासीन बनाने के लिए असत्य है। हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। दूसरा है हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- के सांद्रण के मोल 10⁻7 मोल प्रति लीटर। और तीसरा है pH का मान क्या होगा? 0। चौथा है pH का मान 7। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो कह रहा है उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो 7 वाला तो उदासीन होता ही है, तो तीनों में 7 दिया हुआ है, 0 किस में दिए हुए है? pH का मान, इसलिए जहाँ पे 0 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। उदासीन के लिए उदासीन का मान 7 होता है, इसलिए यहाँ पे जहाँ 0 होगा वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। pH का मान 0 है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है? यहाँ पे ये संरचना बनी हुई है। पूछ रहा है कि आपका कीटोनिक समूह किस में उपस्थित है, यानी कीटोन समूह क्या होता है? CO किस में उपस्थित है? आप देखते हैं पहला नंबर आपका जो ये है, पहला बहुविकल्पी है HCHO यानी CHO, ये आपका एल्डिहाइड समूह है, तो इसलिए आपका ये गलत आंसर होगा। कीटोनिक पूछ रहा है, ये भी आपका CHO समूह लगा है, ये भी एल्डिहाइड है, इसलिए ये भी गलत है। और तीसरा है COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह। आप देख सकते हैं COOH ये बन रहा है यहाँ पे COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कीटोन समूह, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। यहाँ पे पूछे CO, आपका ये लगा हुआ है कीटोन समूह, क्योंकि लास्ट में कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, तो चारों तरफ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए बीच में क्या लगा है? CO, तो ये आपका क्या होगा? कीटोन समूह। इसलिए राइट आंसर इसका होगा चौथा, कीटोन समूह। अगला क्वेश्चन है इसमें 6वां नंबर, निम्नलिखित के आयुपेशी नामकरण लिखिए। इनमें से क्या लिखना है? आयुपेशी नामकरण लिखना है। CH3 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CO और फिर आगे OH लगा है, तो ये COH पूरा एक साथ होता है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में OH अम्ल लगाते हैं। सबसे पहले इसमें जब हम हल करते हैं तो ये देखते हैं कि कितने कार्बन हैं, 1 2 3। 3 कार्बन वाला प्रोप होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे प्रोप। 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोप। और फिर इसके बाद समूह देखेंगे तो यहाँ पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में OH अम्ल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन देखेंगे, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो प्रोप लिखेंगे। और फिर समूह देखेंगे, यहाँ पे समूह कोई लगा नहीं है, तो क्या लगा हुआ है? बॉन्ड लगा है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन श्रेणी का सदस्य होता है, तो लास्ट में क्या लगाते हैं? आयन लगा देते हैं, तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या होगा? प्रोपाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणियों के बारे में पूछा गया है, 4 कहा गया। इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में लक्षण या उपयोगिता ही होती है है, तो इसमें से तो 3 तो है ही हैं, 4 नहीं है इसके अंतर्गत, इसलिए हमने 3 बताया है, 4 है ही नहीं है सिलेबस में ही आपके।
चलिए तीसरा पहला देखते हैं, तत्वों के अध्ययन में सहायता, यानी मेंडलीव के तत्वों के अध्ययन में क्या हेल्प की थी, क्या सहायता हुई थी। इससे तत्वों का अध्ययन काफ़ी सुगम हो गया था। केवल 6 आवर्त तथा 8 वर्गों का अध्ययन से 105 तत्वों का अध्ययन हो जाता है। यानी 6 आवर्त और 8 वर्ग के अंतर्गत कितने तत्व आ जाते हैं, 108 तत्व। ये मेंडलीफ ने इन्होंने वर्ग और आवर्त बना दिए थे, जिसके अनुसार 108 तत्वों को साधारण आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगला अगला नंबर है इसमें नए तत्वों की खोज। दूसरा क्या है, इन्होंने कुछ नए तत्वों की खोज की थी। सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी उसमें आपके अपने चैप्टर में देखा होगा पढ़ते समय, उसमें कुछ जगह छूटी हुई है। उन्होंने जो उनके गुण नहीं मिल रहे थे आपस में, उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी। सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। इन स्थानों की पूर्ति के लिए उन्होंने नए तत्वों का भी भविष्यवाणी की, यानी इन तत्वों को पूर्ति के लिए जो बीच में खाली जगह छूटी हुई थी, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार सारणी नए तत्वों की खोज के बाद काफी सहायक सिद्ध हो गई। यानी जब उसमें पूरी सारणी भर गई है, तो अगर खाली जगह न छूटने जाने के कारण बच्चों को अच्छी से तैयारी हो जाती है, इसलिए उन्होंने कुछ नए तत्वों की खोज की। चलिए शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, और चैनल को जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है इसमें, सॉरी 1 मिनट, अभी तीसरी हेडिंग होगी इसकी, 1 मिनट, ये है, ये आपकी रही तीसरी हेडिंग, संदेहपूर्ण परमाणु भारों में सुधार। यानी जो संदेह था कि इसका इतना होगा कि नहीं होगा, इस उन्होंने क्या किया, निश्चिंत किया। आवर्त सारणी कई तत्वों के परमाणु भारों को सही करने में उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि उन्हें उसी के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रख दिया है, जिससे आपको आसानी हो गई। जैसे कि बेरिलियम के कुछ गुण एल्युमिनियम से मिलते हैं, अतः इसकी संयोजकता 3 मानी जाती है, और इसका परमाणु भार तुल्यांकी भार 4.5 की सहायता से 13.5 माना गया है। यानी 4.5 बेरिलियम का, 13.5 उसका सॉरी एल्युमिनियम का होता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो इसमें पहले लिखेंगे भौतिक गुणधर्म के आधार पर कि दोनों में क्या है। गंध, पहला नंबर इसमें लिखेंगे गंध। जैसे एथेनोइक अम्ल तेज गंध यानी दम घुटने वाली गंध होती है इसमें, जबकि एथेनॉल में मधुर यानी मीठी गंध होती है। इसका एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन, और एथेनॉल का होता है 156 केल्विन। क्वथनांक होता है एथेनोइक अम्ल का 391 केल्विन, और एथेनॉल का होता है 351 केल्विन। ठीक है, अब इसका रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या है, क्रिया एथेनॉल एथेनॉइक, यानी किससे किससे करते हैं और क्या क्या बनता है, ये सबसे पहले लिख लेंगे। ये तो अलग अलग आप दोनों, एक पूछ रहा है तो दोनों की एक एक रिएक्शन करा सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो लिटमस एथेनॉल क्या करता है, लिटमस विलेन का रंग नहीं बदलता है। एथेनॉल आपका होता है तो लिटमस विलेन का कोई भी रंग नहीं बदलता। और जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है, ये एथेनोइक जो अम्ल होता है, ये क्या करता है, ये नीले लिटमस रंग को लाल कर देता है। क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम, एथेनॉल क्या करता है, ये सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जो ये एथेनोइक अम्ल होता है, ये सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट और या सोडियम एथेनोएट भी इसे बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका 2020 का सेट नंबर 1 एनजे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको ये आंसर बताए दे रहे हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन पहले वाले में आपको ये जो जिंक कार्बोनेट से संबंधित प्रश्न था, वो ये जिंक धातु के कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इसी का आंसर था ये भी, और वही प्रश्न ये भी है। ठीक है, तो ये आपको दिखा दे रहे हैं, यह है जिंक
के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी जिंक के जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो उसके पश्चात कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड में धातु प्राप्त की जाती है। जैसे कि 2ZnS प्लस 3O2 जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमको जिंक धातु प्राप्त करनी है तो ZnSO2 प्राप्त होता है, यानी अभी ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ZnO प्लस सी जब अब क्रिया करता है तो क्या बना, यहाँ पे हमारा ये जिंक धातु आपका प्राप्त हो गया, Zn+CO2, ये आपका रहा जिंक धातु वाला। चलिए उसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड से संबंधित जो आपका प्रश्न था दोनों सेम थे। ठीक है, अगला है दहन अभिक्रिया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। दहन और प्रतिस्थापन में ये आपके लगभग हर सेट में है, पीछे भी हमने कई बार बताया। दहन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी जलने वाले पदार्थ को वायु ऑक्सीकारक द्वारा जलने की क्रिया दहन या जलना कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कार्बन के किसी भी अपरूप को, हमने पीछे वाले सेट में यही बताया है, कार्बन के किसी भी अपरूप को किसी वायु के साथ जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दहन। तो वही है, किसी जलने वाले पदार्थ को वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया यानी वायु के साथ जलने की क्रिया को क्या कहेंगे, दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी भी क्रिया है। इस क्रिया में दहन आंखों से ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये आपका यहाँ तक है, इसमें ज़्यादा है। देखिए जैसे जलाते हैं, आग जलती है आपकी तो उसमें उजाला भी होता है और ऊष्मा भी निकलती है, एनर्जी जब हमको हीट भी मिलता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी का दहन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका उदाहरण, मेथेन के लिए समीकरण का निम्न स्वरूप है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं XY का मतलब कुछ भी संख्या लिखा सकते हैं। तो CH4 प्लस O2 कर देंगे तो आगे बनेगा CH4 प्लस 2O2 अगर किया CH4 प्लस 2O2 तो आगे बनेगा CO2 प्लस CO2 हो गया। और हाइड्रोजन आपके 4 हैं तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन बचे तो आपका हो जाएगा 2H2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहन अभिक्रिया आपका हो गया, ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हमने कई सेट में कई बार पूछा गया है, वो बताया भी है। चलो फिर से देख लेते हैं। जब किसी यौगिक के अणु में से एक या एक से अधिक परमाणु क्रमशः किसी अन्य परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि जब किसी यौगिक के अणु में से एक अधिक परमाणु क्या होते हैं, जब किसी यौगिक में से एक अणु और अधिक परमाणु के साथ क्रमशः अन्य परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 को सांद्र HNO3 के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मेथेन अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु यानी Na2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो नाइट्रोमेथेन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोमेथेन बनता है। जब ये रिएक्शन करेगा यहाँ पे CH4 और HNO3 से क्रिया करेगा कितने, 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा, नाइट्रोमेथेन यानी CH3NO2 प्लस क्या बचेगा हमारा H2O। ये आपकी रही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कई बार बताए हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, 8वां आपका चालू होता है, 8वें का पहला नंबर है। इसमें पूछ रहा है धातु व धातु में अंतर। ये भी आपके 2020 सेट नंबर 3 में NL में हो गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका धातु व धातु में अंतर।
धातुएं जल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और अधातु होती है तो वो हाइड्रोजन के साथ वो जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं करती। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं और धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं करती। धातुएं जो होती हैं वो अधिकांश ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के अधिकांश ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यानी धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षार होते हैं और अधातु के जो होते हैं वो अम्ल होते हैं। अगला इसमें धातुएं अधातुओं से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं, लेकिन अधातु जो है जब अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं तो सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ये कौन सा यौगिक बनाते हैं? आयनिक। और ये कौन सा बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये आपका रहा धातु अधातु में अंतर। चलिए इसमें आगे पूछ रहा था ख नंबर, धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए। यानी जंग लगना जिसे कहते हैं उसी को बोलते हैं मोर्चा लगना। आपने देखा होगा किसी चीज़ में ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, उसी को बोलते हैं मोर्चा लगना। जब लोहे को नम वायु में, यानी लोहे की वस्तु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, ज़्यादा दिन तक रखी रहती है तो उसमें जंग लग जाता है, वही तो आपका धातु पर मोर्चा लगना है। यानी जब लोहे को नम वायु में बहुत समय तक रखा जाता है, नम वायु को बहुत समय तक रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिससे जंग कहते हैं। नम वायु यानी बाहर खुले अवस्था में रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग आयरन ऑक्साइड, यानी इसका सूत्र होता है Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। यानी जंग आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड दोनों का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये आपके सेट में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी आपके ये 2019 में भी आएगा आगे। कार्बन के चतुष्फल की प्रकृति को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर के समझाइए। कोई बात नहीं, इसमें संतृप्त और असंतृप्त का उदाहरण भी बताना था तो पीछे है, लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है? कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति। तो यहाँ देखेंगे कैसी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 और परमाणु भार इसका होता है 12। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 2s2 2p2 होता है। तो बाहरी कक्ष में दो दो लेंगे S और P का, तो 4 होते हैं। बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अतः इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। यानी बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। हेनरी ने मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को बारी बारी से, यानी हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? चारों हाइड्रोजन के परमाणुओं को बारी बारी से नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित किया। किसके द्वारा? नाइट्रोमूलक द्वारा प्रतिस्थापित करके नाइट्रोमीथेन के 4 नमूने प्राप्त किए। नाइट्रोमूलक द्वारा यानी चारों हाइड्रोजन को अलग अलग प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे उसने क्या किया? 4 नमूने बनाया मीथेन के, और चारों नमूने में सभी प्रकार से समान थे। उनकी संयोजकता क्या थी? समान थी। अतः कार्बन की संयोजकता समान थी उसमें। वान ने बताया, ये उन्होंने हेनरी ने बताया था। वान ने क्या बताया था? वान ने कहा, 1 मिनट, वान ने कहा, उन्होंने बताया कि वन हाफ ने बताया कि कार्बन परमाणु की चारों एक तल में न होकर के अंतरिक्ष में इस प्रकार व्यवस्थित रहती है कि ये समचतुष्फलकीय शीर्षों की ओर प्रसारित होती है और कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच, यानी वन हाफ ने बताया कि कार्बन परमाणुओं के चारों एक तल में न होकर के, यानी जो 4 कार्बन परमाणु बने होते हैं, जैसे कि हम आपको चित्र बना के दिखाई दे रहे हैं, ये 1 मिनट, ये आपको कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं की चारों एक ही तल में नहीं, यानी बीच में सेंटर में कार्बन रहता है और चारों तरफ हाइड्रोजन की संख्या होती है। तो इनका कहने का मतलब है कि एक ही तल में नहीं होती कि चारों हाइड्रोजन यहीं पे लगा दे, चारों तरफ लगते हैं। इसीलिए इसको कौन सी संरचना? चतुष्फलकीय बोलते हैं। ये आपके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए गए। तो ये कह रहा है, वन हाफ ने बताया कि कार्बन परमाणु के चारों एक तल में ना होकर के अंतरिक्ष में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि ये समचतुष्फलकीय के शीर्षों ओर प्रसारित रहे, यानी चारों ओर से प्रसारित रहते हैं। कार्बन की दो संयोजकता के बीच, यानी इन दोनों के बीच ये जो ऐसा कोण बनता है वो कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। आगे आपको समझ में संरचना पूछे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं।
और ये तो फिर इसके चित्र भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये धातु धातु में अंतर फिर से वही है। कोई बात नहीं। चलिए अब इसमें 8वां का नंबर, ख नंबर, ग नंबर तीनों चीज़ हो गए। अब इसमें अथवे में टिप्पणी पूछा रहता है, तो आपकी ये हैं टिप्पणियाँ। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, आक्सीकरण, योगात्मक और उदासीनीकरण। सबसे पहले इसमें उदासीनीकरण इसी पे लिखी हुई है, तो चलो देख लेते हैं क्या है उदासीनीकरण। अवक्रिया, अम्ल और क्षार से क्रिया करके, अम्ल और क्षार से क्रिया करने पर लवण तथा जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल और जब क्षार से अब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? उदासीनीकरण बनता है। तो ये NaOH आपका क्षार है और H2SO4 आपका अम्ल है। जब क्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है, ये आपका जल रहा। NaOH प्लस H2SO4 तो बनेगा NaSO4 प्लस H2O, और जबकि इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ये आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और सजातीय श्रेणी तो हमने हर सेट में लगभग बताया है, अभी पिछले सेट में भी बताया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये भी देख लेते हैं। और सजातीय श्रेणी ऐसा नहीं, हम आपको वो भी बता देंगे। ये आपको योगात्मक अभिक्रिया जो टिप्पणी पूछ रहा था, ये आपकी है। योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते, ये भी अभी पिछले सेट में बताया है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेन बनाता है, यानी C2H4 प्लस H2, यानी दो तत्व लिए गए हैं, दो अलग अलग, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई प्लस नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये अलग एक तत्व बनेगा। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक, या इसी को संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली टिप्पणी देखते हैं कौन सी पूछ रहा था? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण भी पूछ रहा था, ये दहन, वहाँ पे भी हमने पीछे एक टिप्पणी पूछी हुई थी तो दिखाया भी था। ये भी एक दूसरी परिभाषा दहन की है। चलिए देख सकते हैं इसमें भी। जब कोई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु अथवा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई तत्व अथवा यौगिक वायु से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ऑक्सीकरण का मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। सिंपल। जब आप यही मेथेन को भी कर सकते हैं, वही मेथेन ऑक्सीकरण लगभग सेम है। कोई तत्व उसमें भी ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है तो क्या कहलाता है वो? मतलब उसमें क्या है कि प्रकाश और ऊष्मा निकलती है, जलाई जाती है, उसको दहन में क्या होता है? जलता है, और इसमें ऑक्सीकरण में क्रिया करता है साथ में। तो CH4 2O2 से जब क्रिया करेगा तो बनेगा CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। लेकिन इसमें जब दहन से कार्बन अपने सभी अपर रूपों में, यानी किसी भी अपर रूप में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर, यानी जलाने के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊष्मा और प्रकाश देता है, जैसे C+O2, तो CO2 और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। और इसमें सजातीय श्रेणी के बारे में पूछा है। ये आपका सजातीय श्रेणी है। ऑक्सीकरण अभी आपको ऊपर बता दिया था, ये तो दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, वही सेम परिभाषा है। सजातीय श्रेणी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। कई बार बताया है आपको, हर सेट में लगभग बताया होगा। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को, यानी सजातीय श्रेणी, जो समान क्रियात्मक एक जैसे समूह तत्व होते हैं उनको बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखेंगे तो उससे एक श्रेणी बनती है। कोई भी क्रम बना के रखें, या ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तो एक क्रम तैयार होता है, उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनमें CH2 का अंतर होता है, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का। जैसे कि ले लेंगे पहले एल्केन श्रेणी के अंतर्गत मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसमें जैसे मेथेन में एक कार्बन है, एथेन में दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, प्रोपेन में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। लगातार संख्या बढ़ती जाती है, ये क्या कहलाती है? सजातीय श्रेणी। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए अब देखते हैं इसमें जितनी भी टिप्पणियाँ थी आपकी हुई कि नहीं। ये देखिए, सजातीय श्रेणी, ऑक्सीकरण, योगात्मक और उदासीनीकरण, ये आपकी सारी टिप्पणियाँ हमने करवा दी है।
ठीक है। थैंक यू। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, और जो बच्चे नए हों उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपको मिलते हैं 2019 वाले सेट में। 2020 के सारे सेट आपके हल हो चुके हैं।